n2 by 2, 2 into a plus n1 n2 minus 1 into d। भाई ए और डी तो नहीं मालूम ना, तो ले लो ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। नाउ व्हाट अबाउट सम एस n1? n1 हमने बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म इज हियर व्हाट n1, या नंबर ऑफ टर्म बेटा n1 है, तो जाएगा n1 by 2, 2a plus n1 minus 1 into d। ये 2 से 2 कैंसिल, ये n1 से n1 कैंसिल। अच्छा, हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये पूरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ n1 होना चाहिए, मतलब इसमें n1 का टर्म नहीं आना चाहिए। इसमें क्या नहीं आना चाहिए बेटा? n1 का टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो देखो बाहर तो n2 आ चुका है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ n1 आया, उस पर गौर करते हैं। ओपन कर दो इस ब्रैकेट को, तो जाएगा 2a प्लस n1 n2 इंटू डी माइनस डी, और नीचे आ गया 2a प्लस n1 d माइनस डी। अब देखो क्या मिल रहा है, आई डोंट वांट n1 इन न्यूमरेटर, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा कि दिस इज नथिंग बट 2a माइनस डी प्लस n1 n2 डी, और ये भी हो जाएगा 2a माइनस डी प्लस n1 डी। अब आप देखो कि आपको इस रिजल्ट में ये n1 नहीं चाहिए, ये n1 नहीं चाहिए, तो सोचो ऐसा क्या करें कि n1 हट जाए। ये सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि n1 हट जाए, बोलो। हमको इस रिजल्ट में n1 नहीं चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें कि n1 रिमूव हो जाए। दिस इज द मेन क्वेश्चन, कि देखो अपने को n1 कैंसिल आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस आ चुका है, तो n1 अपने आप तो कैंसिल नहीं होगा, तो या तो यहाँ पे n1 का टर्म ऐसा आ जाए माइनस के साथ जिससे कि इसको कैंसिल कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज पॉसिबिलिटी है कि अगर इस n1 को कैंसिल करना है, तो ये जो इसके साथ जो दूसरा टर्म आ रहा है, इस टर्म को अपन जीरो कर दें। ये टर्म अगर अपना जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये n1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म को आप जीरो कर दीजिए, तो आपके पास अब यहाँ पर रिजल्ट हो गया कि 2a माइनस डी शुड बी इक्वल टू 0 और 2a इक्वल टू डी। देखिए जैसे ही आपने 2a माइनस डी को जीरो किया, क्या होगा ध्यान से देखो, जैसे इसको जीरो किया तो ऊपर बचेगा n2, ये हो गया 0 प्लस n1 n2 इंटू डी अपॉन 0 प्लस n1 डी। ठीक, सो व्हाट यू लेफ्ट विथ n2 इंटू n1 n2 डी अपॉन n1 डी। ये n1 से n1, डी से डी कैंसिल, सो यू आर ओनली लेफ्ट विथ n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो बना दूंगा तो ये n1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से a अपॉन d द रेशियो, ठीक है ना, कि क्या हमने पूछा इसमें, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो a अपॉन d शुड बी इक्वल टू ये 1/2। बेटा ये प्रोसीजर याद होना चाहिए अच्छे से, डिसीजन पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फिर से करा रहा हूं मैं। If in an AP the sum of m term is equal to sum of n term, sum of m term is equal to sum of n term, then prove that sum of m plus n term is minus of m plus n। ट्राई करो, देखो यहाँ पे क्या करोगे, in an AP the sum of m term is equal to n term। यहाँ पे ऐसा कह रहा है वो कि sum of m term है, sum of m term is equal to sum of n term, and sum of n term is equal, sorry, sum of m term equal to n बोल रहा है, sum of m term is equal to n and sum of n term is equal to m, then prove that sum of m plus n term, आपको sum of m plus n term निकालना है and we have to prove this is equal to minus of m plus n। so ध्यान दीजिएगा कि what is sum of m term, वही let first term is a, common difference is d, so sum of m term is n, so it is number of term is here m, so m by 2, 2a plus m minus 1 into d is equal to n, first relation। sum of n term is m, तो यहाँ पे लगा लो तो हो जाएगा n by 2, 2a plus n minus 1 into d, this is equal to m, second relation। अब इन दोनों को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो एक काम करो,
ध्यान से देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या? दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें? देखो, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चाहो तो इस 2 को उधर भेज दो, जिसे सब्ट्रैक्शन में दिक्कत ना हो, या अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा ma और माइनस na, तो a कॉमन m माइनस n हो गया, है ना। 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। अब यहां मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो देखो ये d/2 कॉमन हो जाएगा, प्लस m इंटू m माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू d/2, एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस वाले ब्रैकेट पे गौर करना, a इंटू m माइनस n प्लस, यहां पे देखो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू d/2 इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक, अब इन दोनों टर्म को एक साथ ले लो और इन दोनों टर्म को एक साथ ले लो, तो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है, यहां से क्या मिलेगा, a इंटू m माइनस n प्लस, इसको एक साथ लिया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख दिया m माइनस n इंटू m प्लस n, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया m माइनस n, और इस पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है, d/2, दिस इज इक्वल टू n माइनस n। ठीक, अब देखो यहां सब में से आपका इन दोनों में से m माइनस n क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया। तो इस पूरे में से मैंने m माइनस n कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या आया, a प्लस m माइनस n कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, अंदर बचा m प्लस n माइनस 1। एक मिनट, m माइनस n कॉमन ले लिया तो a बचा, और ये बचा m प्लस n माइनस 1 इंटू d/2 इज इक्वल टू n माइनस n। अब ये n माइनस m काट दो, यहां मिल जाएगा -1। अब एलसीएम ले लो तो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -2। ये पूरी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना था बेटा क्या, सम टू m प्लस n टर्म। इसका फॉर्मूला लिखो, तो m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना आ चुका है, -2। ये हो गया m प्लस n बाई 2 इंटू -2, ये कैंसल, रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ m प्लस। जस्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ चलो अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ये सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर किसी को? तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना है कि सब्ट्रैक्शन, ये दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन के बाद जो क्वांटिटी मिल रही है ना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे जो है अगले रिजल्ट में काम आ जा रही है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे और m माइनस एन कॉमन निकाल दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ बच रहा है m प्लस n माइनस 1, और यही क्वांटिटी मुझे सम ऑफ m प्लस n टर्म के अंदर रिक्वायर्ड थी। तो थोड़ा सब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया, जिससे कि तरीका आपको ध्यान हो जाए, याद हो जाए। ठीक, प्रोसीजर याद होना, मालूम होना चाहिए आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। ये बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा बेटा, मैं शीट भेज चुका हूं ना आपको। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। ये लॉग वॉक के क्वेश्चन तो 10th वाले हैं आपके। 150 वर्कर वाला भी देख लेना, इसमें 1 डे वर्क का काम होगा। ट्रेवलर वाला भी आप इनको देखें, कोई डाउट होगा तो अपन देखेंगे, ठीक है। अभी टेलीस्कोपिक सम पे हम बाद में बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं मेनली अर्थमेटिक मीन पे, कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। बाकी क्वेश्चन के समय साइड में आ जाएंगे। अर्थमेटिक मीन क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात समझिएगा, अगर 3 नंबर ABC यदि आपके AP में है, तो आप जानते हो कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, B माइनस ए शुड बी इक्वल टू C माइनस बी। अब B को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तब क्या हो जाएगा बच्चों, B प्लस बी शुड बी इक्वल टू A को राइट में ले गए तो A प्लस C हो गया। इसका मतलब 2B इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस C हो गया, और B क्या हो गया, A प्लस C बाई 2 हो गया।
तो अगर 3 नंबर एबीसी एपी में, तो जो बीच वाला नंबर बी है, दिस बी इज कॉल्ड, बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो अर्थमेटिक मीन मिलेगा कैसे? ए और सी को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन ही है, जो आपने मीन पढ़ा है वही बेटा अर्थमेटिक मीन है। तो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? अगर मैं अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 3 नंबर हो जाए ए बी सी, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। अच्छा, अगर एन नंबर हो जाए तब? तो अर्थमेटिक मीन या मीन कह लो, जो भी है, या अर्थमेटिक मीन ए एम कह लो या एम कह लो, कुछ भी कह लो, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN होल डिवाइडेड बाय व्हाट? N। ये तो बेसिक बात हो गई अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अब यहां पे अपने को क्या जरूरत क्या पड़ेगी? देखो, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक सीरीज ली, सपोज कर ले मैं सीरीज ले रहा हूं 2 4 6 8 10 12, ये सीरीज ले रहा हूं, है ना। एक और सीरीज ले लेता हूं, चलो एक और टर्म लेता हूं 14 16। अब आप ये देखो कि इसके बीच में 2 4 6 12 अप टू 16, ये तो पूरा एपी में है। अब ध्यान से देखना, जो 4 है वो आपका 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है। ध्यान से देखो, 2 प्लस 6 8 बाय 2 4 आ गया, ठीक है ना। तो 4 आपका अर्थमेटिक मीन है 2 और 6 का, ठीक है, ओके। 6 इसका अर्थमेटिक मीन है, देखो 6 4 और 8 का अर्थमेटिक मीन है, 8 6 और 10 का अर्थमेटिक मीन है, 10 8 प्लस 12 20 बाय 2, ये अर्थमेटिक मीन है ये। तो ये जो जितने भी नंबर बीच में आ रहे हैं 2 और 16 के बीच में, ये सब अर्थमेटिक मीन। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, मान लो 2 और 16 आपको दे दिए गए, और कहा जाएगा कि बीच में आने वाले सभी अर्थमेटिक मीन निकालो, जो 6 अर्थमेटिक मीन है इनको निकालो। ठीक है, मतलब उल्टा क्वेश्चन हम बोलेंगे कि भाई 2 नंबर है, इसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं उनको आप वर्कआउट करिए। तो क्लियर बात समझ में आ रही है कि 2 नंबर के बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे, 2 नंबर के बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे, ये कौन है बच्चा? देखो ध्यान से, अगर 2 नंबर है, इसके बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे तो पूरी सीरीज हमेशा एपी में होगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप ये पूरी एपी की सीरीज में आपने देखा कि इस पूरी एपी की सीरीज में ये जो बीच में नंबर आ रहे थे ये अर्थमेटिक मीन थे। इसका मतलब 2 नंबर के बीच में अगर मैं अर्थमेटिक मीन रखूंगा तो ऑटोमेटिक सीरीज एपी में चली जाएगी। तो अब इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उसका इसका आर्टिकल देखेंगे, ठीक है ना। एक अपन क्वेश्चन उठा लें, क्वेश्चन से इसको पहले समझ लें और फिर अपन आर्टिकल की बात करें। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? क्या हो रहा है आज? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो, अब आप देखो, जैसे हमने कहा क्वेश्चन दे दिया हमने, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 67। क्या हो रहा भाई? इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 67। तो हमें क्या 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने 4 और 67 के बीच में। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 नंबर हैं आपके और उसके बीच में आपने अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी किस में जाएगी बच्चे? एपी में जाएगी। तो अगर इस 4 और 67 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो पूरी सीरीज किस में चली जाएगी? आपकी एपी में चली जाएगी। ठीक है, सो देखिए अब कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये जो 20 अर्थमेटिक मीन है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, लेट 20 अर्थमेटिक मीन आर A1 A2 A3 अप टू A20। ये हम सपोज कर लिए 20 अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ये 20 अर्थमेटिक मीन है आपके। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, तुम लोग को दिख रही है ना, कोई बात नहीं।
अगर नहीं हो तो मुझे फटाक से मैसेज कर देना है। 20 अर्थमेटिक मीन हमने कौन सा सपोज किया बेटा? 20 अर्थमेटिक मीन हमको इंसर्ट करने थे 4 और 67 के बीच में। तो हमने कहा कि वो जो 20 अर्थमेटिक मीन है वो है A1 A2 A3 अप टू A20। अब इन 20 अर्थमेटिक मीन को यदि मैं 4 और 67 के बीच में रखूंगा तो पूरी जो सीरीज बनेगी वो किस में जाएगी आपकी? हमेशा AP में जाएगी। सो दिस सीरीज 4 A1 arithmetic mean, A2 arithmetic mean, A3 थर्ड arithmetic mean, अप टू 20 arithmetic mean को अगर मैं इसके बीच में रखूंगा, now this complete series is in AP। ये पूरी सीरीज आपकी AP में चली गई। अब जैसी सीरीज AP में गई, अब ये तो AP वाले हम फॉर्मूले लगा लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसका ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो है 4, ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 67। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? तो 20 तो अर्थमेटिक मीन ही थे, अर्थमेटिक मीन 20 है, +1 तो 22। कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मालूम, वो निकाल लेते हैं। नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d, and last term is here 67, a is here 4, n is here 22, ठीक है, -1 and d is here d, ठीक है। Now let us transfer to one side. So 67 minus 4 is how much? 63. This will be equal to 21d. Therefore d will be equal to 63 upon 21. कैंसिल कर लो बेटा, 3 आ गया। अब d आपका 3 आ गया। क्या इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इस कैलकुलेशन में डाउट है तो बताइए। तो हमने क्या कहा कि अगर मुझे, भाई मैं अगर कोई भी एपी की सीरीज लेता हूं, ध्यान दो ये एपी की सीरीज है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? मीन। फिर से बता दूं, अर्थमेटिक मीन, अगर ए और बी दो नंबर का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा ए और बी का। तो कैपिटल ए को अगर मैंने अर्थमेटिक मीन कहा तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2। और ध्यान रखिएगा, अगर इस अर्थमेटिक मीन को ए और बी के बीच में रख दूंगा, ये पूरी सीरीज किस में जाएगी? एपी में जाएगी। फिर मैंने कहा एक चलो एपी की सीरीज कंसिडर कर लो, मैंने एक एपी की सीरीज कंसिडर कर ली। अब देखिए जो 4 था वो 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है, देखो ना, 2 + 6 8 बाई 2, ये 4 आ गया। 6 जो था 4 और 8 का अर्थमेटिक मीन है, 4 + 8 12 बाई 2 6 आ गया। तो जितने बीच में नंबर आ रहे हैं 2 और 16 के बीच में, ये सब बच्चों अर्थमेटिक मीन है अगल बगल के। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 16 के बीच में ये सब अर्थमेटिक मीन है। तो अगर कोई सीरीज एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जितने भी नंबर है वो अगल बगल के अर्थमेटिक मीन है। या उल्टा कह लो कि दो नंबर के बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन रखोगे, दो नंबर के बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन रखोगे तो ये पूरी सीरीज आपकी किस में जाएगी? एपी में जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब मैंने कहा 20 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है 4 और 67 के बीच में, तो मैंने वो 20 अर्थमेटिक मीन कंसीडर कर लिए, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A20। अब जब इस 20 अर्थमेटिक मीन को 4 और 67 के बीच में रखूंगा तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी किस में चली जाएगी बच्चों? एपी में चली गई। अब जैसी ये एपी की सीरीज मिली, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ए कितना हो गया? 4। लास्ट टर्म कितना बेटा? 67। नंबर ऑफ टर्म गिन लो, 20 तो अर्थमेटिक मीन ही थे, एक ये 21 और ये 22, so number of term is 22, D you have to find. Now since last term value is known to you, use the formula L equal to A plus N minus 1 into D. Last term की वैल्यू रख दीजिए 67, A की 4, नंबर ऑफ टर्म 22 minus 1, तो आपको D मिल गया 3। अब ध्यान से सुनना, ये जो A1 है ये पूरी सीरीज किस में? AP में, और ये AP का फर्स्ट टर्म है A, ठीक है ना। ये क्या होगा? एपी का सेकेंड टर्म। A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी, ध्यान रखिए। A1 जो है वो एपी का सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म ऑफ एपी होता है, अगर ये A है तो ये होता है A प्लस डी। तो A1 की एक्चुअल वैल्यू है A प्लस डी। A तुमको मालूम है कितना है? A तुम्हारे पास 4, D कितना आ चुका है? 3, तो A1 की वैल्यू होगी 7। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ?
A2 आपका कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म की वैल्यू होती है a प्लस 2d, है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये हो जाएगा 4 इन प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 4 इन प्लस 6, तो ये हो जाएगा 10। ध्यान से अगर वॉच करोगे तो आप ये पाओगे कि ये लोअर सफिक्स में जितना नंबर था ना, उतना यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अर्थमेटिक मीन में। देखिए टर्म में ऐसा नहीं होता, टर्म में होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब लोअर सफिक्स का जो नंबर होता है उससे कम मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन एक्चुअली में थर्ड टर्म था। सेकंड अर्थमेटिक मीन देखो ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड अर्थमेटिक मीन एक्चुअली में थर्ड टर्म था, इसीलिए थर्ड टर्म की वैल्यू ही यहां पे आ रही। क्लियर है? ये T3 है। अब अर्थमेटिक मीन के हिसाब से क्या ध्यान रखना है, टर्म में तो डी के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? लोअर सफिक्स से एक कम। अर्थमेटिक मीन में जो लोअर सफिक्स था वही मल्टीप्लाई होता है। तो A3 क्या होगा बताओ? a प्लस 3d, तो क्या 4 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 4 प्लस 9, और 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। अगर मैं ऐसे ही चलते जाऊंगा तो कोई मुझे बता सकता कि A17 कितना होना चाहिए? बोलो। a प्लस, यहां 17d आएगा कि 16d आएगा, ये बताओ मुझे। यहां पे 17d लिखूं कि 16d लिखूं? तो a प्लस 17d लिखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि 17th अर्थमेटिक मीन काउंटिंग से देखा जाए तो वो 18th टर्म है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी मतलब 17d। अर्थमेटिक मीन में ध्यान रखो कि जो लोअर सफिक्स होता है वही डी के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब वैल्यू फिट कर दो, 4 प्लस 17 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए इसको। वैसे आप A20 निकाल सकते हो, ठीक है। तो a प्लस क्या हो जाएगा, ये 20d हो गया, 4 प्लस 20 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लो, तो ये सभी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया क्वेश्चन? अब नोट कर लो, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक, क्लियर? एंड हेंस प्रूव दैट a1 plus a2 up to an is equal to n into a plus b by 2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा ही काम जीपी में करेंगे और ऐसा ही काम एचपी में भी करेंगे, ठीक है, क्लियर? ठीक, देखिए जो मैं आपको बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, स्कूल में जो अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कॉमन मिलेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, क्योंकि स्कूल में एक लेवल के बाद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, स्टार्टिंग में तो आपको वही चीज मिलनी है, बहुत कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो वही के वही है ना, लेकिन जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे फिर हमारा लेवल ऑफ जो डिस्कशन होगा वो बहुत ज्यादा हाई चले जाएगा। तो अभी इनिशियल पीरियड में तो ऐसा होगा ही। देखिए अब हमने कहा कि हमें एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। यह आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मैं जब इस आर्टिकल का यूज जब मैं एचपी में करूंगा तो वहां पे कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो कि आईआईटी में आए हुए हैं, और नॉर्मली लोग उस क्वेश्चन को कम से कम एक पेज में सॉल्व करते हैं, और मैं उस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा। जब प्रॉपर्टी एक बार पकड़ में आ जाएगी तो चैप्टर बड़ा मजेदार हो जाता है। चलिए देखिए, अब एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने ए और बी के बीच में, सो लेट एन अर्थमेटिक मीन आर, let n arithmetic mean are a1, a2, a3, an। ये n अर्थमेटिक मीन हो गए। अब जब इस n अर्थमेटिक मीन को आप इंसर्ट करोगे ए और बी के बीच में, तो ये जो पूरी सीरीज होगी वो किस में चली जाएगी बेटा? ए बी में चली जाएगी। तो a कॉमा a1, a2, a3, an और b इसमें चली गई, ये ए पी में चली गई, ठीक। अब फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म तो है ए, लास्ट टर्म कौन है? बी। नंबर और टर्म कितने बताओ?
तो अर्थमेटिक मीन कितने थे, n, और उसमें 2 टर्म और जुड़ गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए बच्चों, n+2 हो गए। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो लास्ट टर्म है आपका b, a is your first term a, number of term is n+2 minus 1 into d. So now you have b minus a equal to n+1 into d. Therefore d is equal to b minus a upon n+1। ठीक है, ध्यान दो, मैं इसको फिर से मिटा के नीचे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी बता दूंगा। तो d कितना आ गया, d आ गया b माइनस a अपॉन n+1। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बिल्कुल मुझसे मैसेज करे कि सर इसको फिर से बता दीजिए, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है सभी को? अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ये सीरीज मुझे एपी में मिल गई थी, जैसे यहां मिल चुकी है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर उस क्वेश्चन को पूछेंगे, ठीक है ना? ठीक, अब ये डी मिल गया मुझको, अब मुझे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो पहला अर्थमेटिक मीन कौन होगा बताओ, a1 कौन होगा, a1 तो आपका एक्चुअल में सेकंड टर्म होता है। अभी मैंने बताया कि जो लोअर सफिक्स होगा वो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या a प्लस डी। ठीक है, ये डी की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे, चाहो तो रख लो आप, चाहो तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन n+1, तो ये लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तो ये लिखना नहीं चाह रहा हूं। a2 क्या हो जाएगा बताओ, a+2d, है ना? तो आप लिखना चाहते हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। वैसे ही अगर आप an लिखना चाहोगे तो क्या होगा, an कितना हो जाएगा बोलो, an हो जाएगा a प्लस एन डी। जैसे ही नीचे की तरफ आता हूं ना, यहाँ पे हाथ मेरा नीचे पहुंचता है, तो फिर वो थोड़ा राइटिंग और बिगड़ने लगती है। a प्लस एन डी तो क्या, b माइनस ए अपॉन n+1। ये मेरे को a1 a2 a3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को? भाई मैंने क्या बताया था, जितना लोअर सफिक्स होता है उतना डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में एपी का थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म में डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1, तो एक्चुअल में 2 है। यही है वो चीज। मीन में तो बस ध्यान रखो, लोअर सफिक्स जो होता है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या, मुझे एक और चीज प्रूव करनी है कि इन सभी का सम जो है वो ध्यान दो। इन सभी का सम, ये जितने अर्थमेटिक मीन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इसका सम निकालना है। तो चलिए, a1 की वैल्यू क्या थी, a प्लस डी, a2 की वैल्यू क्या थी, a प्लस 2d, a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 3d, और an की वैल्यू क्या है, a प्लस एन डी। सो नाउ सी हियर, अब आप ये देखो कि ये ए प्लस जो ब्रैकेट कितने बार आए, पहले ये गिनो, ये ब्रैकेट कितने बार आया। डी के साथ देखो क्या आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डी के साथ क्या है, 1 है, 1 2 3 n, तो ये ब्रैकेट कितने बार आ रहा है, n बार आ रहे हैं। अगर n ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब a कितने बार आ रहा है, n बार आ रहा है। ये हो जाएगा a प्लस a प्लस a कितने बार बेटा, कितने बार ये आ रहा है, n टाइम्स, प्लस, अब देखो इस पूरे सेकंड वाले टर्म में ध्यान से देखो, तो उसमें अगर d कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, क्या इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? एक कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछे बच्चों। मैंने इसलिए आपसे एक चीज पूछी थी बहुत पहले, याद हो अगर आपको, कि शुड वी कीप द सेम टॉपिक एज यू आर स्टडिंग इन स्कूल। आप सबने कहा हाँ सर। मुझे मालूम था कि वो सेम टॉपिक लेने पे जब बेसिक चीज चलेगी ना, तब बच्चों को लगेगा अरे यार ये तो हमको मालूम है, तो यू हैड ऑलरेडी स्टडीड, है ना। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर एडवांस में मामला बदलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी।
लेकिन अब क्या बहुत सी चीज मालूम होगी तो हम कर पाएंगे। तो हम अभी एपी जीपी फटाफट करके वापस पूरे इसको रिकैप मारेंगे। अब देखो ए प्लस ए अप टू ए, कितने बार ए जोड़ रहे हो अपन? एन टाइम्स। तो क्या देगा ये? क्यों बताएगा? ए को अगर एन बार जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? इसको ऐसा समझो कि आपके बचपन में छोटे बच्चे थे तो आपके पास गुल्लक था, गुल्लक में आपने एक दिन 1 रुपए डाला, वो ए था। अगले दिन फिर से एक और रुपए डाल दिया, फिर तीसरे दिन एक और रुपए डाल दिया। तो तीसरे दिन अगर 1 1 रुपए 3 दिन तक डाला तो कितने रुपए हो गए आपके गुल्लक में? 3 रुपए हो गए। अगर एनवे दिन भी ऐसे डाला या 100वें दिन भी ऐसे डाला 100 रुपए हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर उसमें गुल्लक में एक बार ए डाल दिया, फिर दूसरी बार फिर से ए डाला, फिर से ए डाला, तो 3 हो गया। और ऐसा ही अगर मैं एन बार जोड़ूंगा तो एन हो जाएगा, प्लस डी इंटू 1 + 2 + 3 अप टू एन। ये तो एपी दिख रही है साफ साफ। कितने नंबर टर्म ऐड करने? एन। तो n/2 2a प्लस n-1 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? 1। ए की वैल्यू भी कितनी है? 1। ठीक, 1 लिखो उसको, 2a मत लिखो। 2 × 1 + दिस। ठीक है, चलो अब अभी डी को हम रिप्लेस करेंगे n × ए n बार आया, प्लस डी इंटू n/2। यहां पे सॉल्व कर ले बेटा, n-1 + 2 तो हो गया n+1। अब हमने ये जो डी की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा Na+। ठीक है, डी की वैल्यू क्या निकाली है बेटा? हमने ये निकाली है, इसको यहां पे लाके रखो, b - a/n+1, ये डी है, इंटू n/2 इंटू n+1। ध्यान से देखो कि ये जो n+1 है, ये n+1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? Na बचा, प्लस b - a इंटू n/2 बचा। ठीक है ना? इस पूरे में से फिर ध्यान से देखो, n कॉमन हो गया। अब क्या मिला आपको? a मिला। यहां क्या मिला? b - a/2 मिला। अब आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। यहां क्या मिल गया? 2a। ऊपर क्या मिला? b - a। ऊपर आप प्लस माइनस कर दीजिए, तो ऊपर ऑटोमेटिक आ गया a + b/2। और इसको मैं कहूंगा n × कैपिटल A। तो मैं ऐसा कहता हूं कि जितने भी अर्थमेटिक मीन होते हैं, अगर आप इसका सम निकालोगे, जितने अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट करोगे, इसका सम निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू कैपिटल A। व्हाट इज कैपिटल A? कैपिटल A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, A एंड B। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? नोट कर लो, देख लो अच्छे से। वीडियो आपको रात में अपलोड हो जाता है। आप नोट करना चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ। यू प्लीज मैसेज इट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट करने के लिए समय दूं या क्लियर हो जाए? तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक आ गया आपके पास कि यदि आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया a और b के बीच में, a और b के बीच में अगर आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, ये इक्वेशन बनेगी। a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन रखेंगे तो पूरी सीरीज आपकी AP में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? और ये रिजल्ट ध्यान रखना कि जितने भी अर्थमेटिक मीन है, यदि मैं इनका सम निकालूंगा तो इनके सम की वैल्यू इज n टाइम्स नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। क्लियर है? कभी कभी इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी पूछ लेते हैं, सम ऑफ सीरीज क्या होगी भाई? सम ऑफ सीरीज क्या होगी? तो सम ऑफ सीरीज क्या होगी? जितने अर्थमेटिक मीन है इसमें a + b और ऐड कर दो, ये सम ऑफ सीरीज होगी ना। a + a1 + a2 अप टू an + b। और इसकी तो पूरी वैल्यू अभी अपन निकाल के बैठे हुए हैं। ये वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, ये होगी आपके पास a + b + n × a। ठीक है, एन ए क्या है? अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, a + b तो 2 है। ध्यान से देखना, a + b कितना है? 2a होता है। अरे a होता है ना a + b/2, तो इंटू एन ए। अब मैं a कॉमन लेता हूं तो हो गया n + 2 × a। कितना इजी हो गया? सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन। कितने अर्थमेटिक मीन थे? n थे। सुनना ध्यान से,
जितने अर्थमेटिक मीन थे कितने थे बेटा, n। तो पूरे अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये रिजल्ट दिमाग में बिठाने अच्छे से। सम ऑफ सीरीज क्या होगा, सम ऑफ सीरीज में नंबर और टर्म कितने हैं, अर्थमेटिक मीन में नंबर और टर्म कितने थे, n, तो n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। सम ऑफ सीरीज में नंबर और टर्म कितने थे, ये n, फिर ये +1 तो नंबर और टर्म कितने थे, n+2, तो n+2 इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो सिंपल सी बात हो गई कि जितनी भी एपी है, अगर एपी के मैं टर्मों को सम कर रहा हूं, ठीक है, एपी के टर्म को मैं सम कर रहा हूं, तो ये तो बेटा सीधा सीधा रिजल्ट आ रहा है, n+2 इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। चेक कर रहे हैं इसको, थोड़ा चेक करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 में ले लेते हैं। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सम कितना हो गया, 10 टर्म्स हो गए इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 1 + 19/2। कोई भी सीरीज ले लो, अभी हो जाएगा 10 × 10, मतलब ये हो गया 100। ऊपर एक सीरीज अपन ने समझाने के लिए लिखी थी, याद करो क्या लिया था, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 16। सम बताओ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, 8 इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 2 + 16/2। सॉल्व करो, डाउट। अब आप देखिए सम ऑफ सीरीज निकालने का एक और तरीका आपके पास आ गया। किसी भी सीरीज का सम निकालने का एक मेथड और अपने को पकड़ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको अगर हम अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल गिव यू द सम। चेक कर लेना बेटा। कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट है क्या? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था कि ये बताओ मेरे को, क्या इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो? ये मुझे बताओ, क्या यहां से बिना कैलकुलेशन के ले सकते हो? अरे भाई, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, ये T1। ये कौन सा टर्म है बताओ, इस टर्म की पोजीशन बता दो, बी की। बी की पोजीशन क्या है, टर्म Tn, Tn+1 कि Tn+2? 1 2 3 n तो यही टर्म हो गए, एक ये हो गया तो n+1 हो गया, और ये एक और आ गया तो n+2 टर्म हुआ। अब मैंने बताया था अगर एपी में दो टर्म की वैल्यू मालूम है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मालूम है और Tn+2 की वैल्यू मालूम, कोई भी दो टर्म की वैल्यू मालूम है, तो डी तो बड़ा आराम से लिखा जा सकता था। क्या था तरीका, डी क्या था एपी का, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का डिफरेंस। तो कौन है वैल्यू, बी और ए, बी माइनस ए अपॉन डिफरेंस ऑफ सफिक्स, सफिक्स क्या है n+2 और यहाँ पे क्या है n, तो n+2 - 1 आ गई है रिजल्ट। तो जो मैंने एक तरीका आपको बताया है डी लिखने का, उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत काम आएगा वो, ठीक है। ये चीज बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखो, अगर अपने पास एपी दी हुई है और उसके कोई भी दो टर्म मालूम है तो डी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना सब कहानी करने की जरूरत नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, समझ गए मेरी बात सभी लोग? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। नाउ तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बात और समझ लीजिए, ये भी याद कर लीजिए कि सम ऑफ सीरीज या सम ऑफ अर्थमेटिक मीन कुछ भी करना है तो कितने सारे टर्म को जोड़ रहे हो वो लिख दो इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट विल गिव यू सम। अब वो एक सीरीज का सम निकाल रहे हो या अर्थमेटिक मीन का सम निकाल रहे हो, या अर्थमेटिक मीन वाली वैल्यू भी तो आपकी एपी में ही है ना, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ये सब एपी में ही तो होती है, ठीक है, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर अपन आगे देखते हैं।
अब अगर मैं आपसे कोई ये पूछूं कि बताओ मुझे अर्थमेटिक मीन p माइनस सेवेंथ अर्थमेटिक मीन लिखना है, अर्थमेटिक मीन लिखना है p नहीं n माइनस सेवन लिखना है, n माइनस सेवेंथ अर्थमेटिक मीन लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बाय फार्मूला? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस d के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? n माइनस सेवन, n माइनस एट या n माइनस नाइन? d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बोलो भैया? जो लोअर सफिक्स है ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि साहब आपको n माइनस टू एच निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नोट करिए, देखो, इफ p अर्थमेटिक मीन आर inserted between 5 and 41 such that ratio of third arithmetic mean and p minus 1th arithmetic mean is 2 by 5, then find value of p. Then p is option A 10, 11, 12, 14. जल्दी, अब दो नंबर है 5 और 41, ए और बी की जगह ए 5 है, बी 41 है, ठीक है। हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए? पी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो थर्ड और पी माइनस वन अर्थमेटिक मीन का रेशियो 2:5 है, तो पी निकालना। अब आप अगर स्कूल में सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करोगे? बाकी कॉम्पिटिशन में तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। पी अर्थमेटिक मीन है इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41, तो हम पी अर्थमेटिक मीन लिख देंगे 5 और 41 के बीच में A1, A2, A3, AP and 41. This is in AP, है ना। अब यहाँ पे A कितना है 5, L कितना है 41, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं P प्लस 2, D आपको निकालना है, D you have to find. So L equal to A plus N minus 1 into D. L is here how much? 41. A is 5. N is P plus 2 minus 1 into D. Now tell me what is D here? 41 minus 5. This will become 36 upon क्या आएगा? P plus 1. ये चीज अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो क्या आप निकाल सकते थे? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या मैं बिना इस फॉर्मूले के डी को निकाल सकता था? क्या था मेरा रिजल्ट? डिफरेंस ऑफ वैल्यू 41 माइनस 5 अपॉन डिफरेंस ऑफ सफिक्स, ये तो पी अर्थमेटिक मीन है प्लस 1 प्लस 1, मतलब पी प्लस 2th पोजीशन माइनस कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। इसका पोजीशन पी प्लस 2th, इसका पोजीशन फर्स्ट, तो आ गया वही 36 अपॉन पी प्लस 1। तो ऑब्जेक्टिव में सीधा है फॉर्मूला लगाना, सब्जेक्टिव में पूरी कहानी लिख देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब उसने क्या बोला, कौन कौन से मीन उसने दिए बेटा? थर्ड अर्थमेटिक मीन, तो A3 अपॉन AP माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 by 5. नाउ A3 यू ऑलरेडी नो इज A प्लस 3D, और AP माइनस 1 क्या हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D। N की जगह P ले लिया जानबूझ के, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 3 इंटू डी, डी इज 36 अपॉन P प्लस 1, एंड A प्लस P माइनस 1 इंटू 36 अपॉन P प्लस 1 कैलकुलेशन है यहाँ पे बच्चा। अब एलसीएम ले लो, तो P प्लस 1 से P प्लस 1 कैंसिल, अब क्या मिला? P प्लस 1 और 36 इंटू 3, तो कितना हो गया ये? 18, 108 प्लस 1, तो A प्लस, सॉरी
ये p प्लस 1 इंटू ए कितना है तुम्हारा 5 है ना, काय को उसको रखा हुआ है 5 रखो। चलो अब ये हो गया 5p प्लस ये हो गया आपका 108 प्लस 5 108 प्लस 5 113 अपॉन यहाँ एलसीएम लो, ये हो गया 5p प्लस 36p 5p प्लस 36p 41p, ठीक है, प्लस 5 और माइनस 36 तो माइनस 31, दिस इज इक्वल टू 2/5। सॉल्व कर दो, ये आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से p आपका 11 आ जाना चाहिए। प्रोसीजर देख लो ध्यान से। अब ये जो d निकालने की बात है, हम अगर इस तरीके से निकालेंगे, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, इसमें आप कुछ कमी नहीं कर सकते। हाँ, ये d निकालने वाला काम कम कर सकते हैं, ये लिख रहे हो जो ये कम कर सकते हो, ये वाला स्टेप कम कर सकते हो, सीधे यहां से ये लिख दो। ये तो मालूम ही ना थर्ड क्या होता है, a प्लस तो 5 ये लिख दो, तो ये 2 स्टेप लिखने में कम कर सकते हो। बाकी इसके बाद कैलकुलेशन तो बेसिक आपको करने पड़ेंगे। डाउट? अच्छा, अब मैं पूछता हूं इसी क्वेश्चन, बताओ व्हाट इज सम ऑफ अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ p अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जल्दी बता दो। व्हाट इज सम ऑफ p अरिथमेटिक मीन? क्या बताया था, जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए इन टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 5 प्लस 41/2, ठीक, ये हो जाएगा। व्हाट इज सम ऑफ सीरीज, जल्दी बताओ। सम ऑफ सीरीज कितना होगा, कितने सारे टर्म ऐड कर रहे हो, p अरिथमेटिक मीन थे प्लस 2 और थे, तो p प्लस 2 टर्म को हम ऐड करना चाह रहे हैं। इसका सम कितना होगा, p प्लस 2 इंटू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। इतनी बात सबके समझ में आ गई? अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया सबको? जवाब तो दे दिया करो यार। तुम सब ऐसे बैठे रहते हो, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को, मैं देख रहा हूँ बड़े इरेगुलर हैं। एक दो बच्चों ने भी ज्वाइन भी किया, कोशिश करने की, वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ी कोशिश करो कि बेटा क्लास में गैप ना हो। जो मेन क्वेश्चन है वो आज थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि लंबा है, वो हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। log 2 to the base 10 log base 10 2 की पावर x minus 1 and log base 10 2 की पावर x plus 3 are in AP, ये AP में है बेटा, then x will be, then x is option A 2, option B log 2 to the base 5, option C log 5 to the base 2, option D 3। अब समझिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन लॉग के बेसिक मालूम होने चाहिए। हमने कहा ये 3 टर्म एपी में है। अगर 3 टर्म एपी में है, ये ऑलरेडी आप जानते हो कि यदि ए बी सी एपी में है, यदि ए बी सी एपी में है, तो बीच वाला टर्म बी इज नथिंग बट ए प्लस सी बाई 2, और आई कैन से 2b इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस सी। तो अगर कोई भी 3 टर्म एपी में है, तो बीच वाले टर्म का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, या बीच वाला टर्म फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन होगा। एक ही बात है, कैसे भी कह लो आप, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं जो बीच वाला टर्म है log base 10 2 की पावर x minus 1, this should be equal to arithmetic mean of first and last। ध्यान दीजिएगा, सभी log का बेस 10 दिया हुआ है, और क्योंकि log का बेस अगर 10 दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले log के लगा सकते हैं, है ना। log m, अब हम देखिए log m टू द बेस a, फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, याद आ रहा है? log m to the base a plus log n to the base a, this can be written as log m into n to the base a।
ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, तो हो जाएगा log m इंटू n टू द बेस a, और 2 को इधर भेज दो, तो अब रिजल्ट क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, और एक और रिजल्ट लग जाएगा यहाँ पे n log बेस a m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हो गया 2 इंटू log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1। अब यहां पे लग गया log m टू द बेस a, बेस 10 है, प्लस log n टू द बेस 10, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा, तो हो गया log ब्रैकेट में m इंटू n, सो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब एक रिजल्ट और होगा, ध्यान से देखिए, ये log के आगे, log के पहले अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई आ गया, log के पहले n आ गया, log के पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो वो नंबर log के अंदर जाके उसके पावर में चले जाता है, तो ये n कहाँ जाएगा, m की पावर में जाएगा। तो ये जो 2 है log के पहले जो आ रहा है वो इसकी पावर में जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log बेस 10 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब आप ध्यान दीजिए, ये log बेस 10, ये log बेस 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल ऐसे नहीं होता, ये एंटी लॉग लेने पे होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये एंटी लॉग लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों का लॉग का सेम है, एंटी लॉग लेने पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। तो अब रिजल्ट आपके पास ये बनेगा 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग का बेस सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है, वो होता है एंटी लॉग लेने पे, लेकिन कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, अंदर की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 3, सॉरी। अब ये देखो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ 2 की पावर x माइनस 1, तो क्लियर दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अब मैं कह रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए काम करो, लेट क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 बनी। अब मैं कहता हूं कि लेट 2 की पावर x इक्वल टू t, ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6। इधर भेज दो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है ना, माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब इसके फैक्टर बनाइए, अब 4 चाहिए अपने को सम में और प्रोडक्ट में 5 चाहिए, तो 5 माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे अपन टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से t कॉमन ले लो, तो t माइनस 5, 1 कॉमन, now take t minus 5 common, so now you have t plus 1 equal to 0. So now from here you get to result t equal to 5 or t equal to minus 1. And what is t? What is t? t is here 2 की पावर x, ये ना आपने सपोज किया 2 की पावर x t को, है ना, तो अब ये 2 की पावर x यहाँ रख दो बेटा, 2 की पावर x इक्वल टू 5 और 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो नहीं पॉसिबल है बेटा। 2 की कुछ भी पावर कर लो, भले पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कितनी भी नेगेटिव पावर कर लो 2 की, रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 2 की नेगेटिव पावर करने पे भी, जैसे मान लो 2 की पावर माइनस 5 भी करते हो, तो ये 1/2 की पावर 5 होगा, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2 की पावर में आप कुछ भी कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर x अगर 5 है, तो अब आपको x निकालना है, तो अब x तो पावर में आ गया। अब पावर निकालने के लिए तरीका क्या था, लॉग लेना पड़ेगा, अब इस पे लॉग ले लो। अब लॉग कौन से बेस का लूंगा, जो बेस यहां पर है, बेस 2 का लॉग ले लो। लॉग बेस 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 था।
अब लगा फॉर्मूला log m की पावर n, जो पावर बाहर आ गया तो ये x हो गया, इंटू log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 2, एंड log 2 टू द बेस 2 कितना हो गया बेटा 1, तो x इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 2। ये इसका पूरा कैलकुलेशन है। पहले नोट डाउन कर लें, समझ लें अच्छे से समझ लीजिए आप। वीडियो अपलोड तो मैं कर दूंगा, लेकिन समझिए आप ध्यान से। फिर देखते हैं कि इसको की कैलकुलेशन को कम कैसे किया जाए, या किस स्टेज पे किस जगह पे हम चेक करें पूरा सॉल्व करने की जगह। तो पहला हमने देखा एबीसी एपी में है, तो बी क्या होता है a प्लस सी बाई 2, या ये भी कह सकते हो 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ पे हमने कहा लॉग वाली ये तीनों टर्म एपी में है, तो बीच वाला जो टर्म होगा वो अर्थमेटिक मीन हो गया फर्स्ट और लास्ट का, अर्थमेटिक मीन लगा दिया। तो लॉग के फॉर्मूले लगा दिए, log m प्लस log n log m into n, है ना, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को पावर में लेके चले गए। अब आपके पास ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट के बाद आपके पास क्वांटिटी बन गई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी एक बात कहूं और तुम अगर उसको दिमाग में धीरे से बिठा लो, वैसे तुम उसको बिठाओगे ही, आज नहीं तो 4 क्लास के बाद बिठाओगे और वो दिमाग में बैठेगी, है ना, वो बैठनी ही है, बिठानी ही है। तो मैं इतना कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकता था। ये अभी थोड़ी देर बाद जीपी में ऐसे रिजल्ट अपन बात करेंगे। देखो, अगर लॉग के टर्म एपी में है, सुनना बात, अगर लॉग का टर्म एपी में है, फिर से बोल रहा हूं, लॉग का टर्म यदि एपी में है तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा जीपी में होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा क्यों जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि करो बेटा तो सॉल्व। या फिर इस बात को दिमाग में रखो, क्या दिमाग में रखो, क्या दिमाग में रखो कि अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो जो अंदर वाला टर्म है बी ए बी सी वो जीपी में होगा, और एबीसी जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। तो बस खत्म बात, इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इस जगह पहुंच गए। ये पूरा कैलकुलेशन गायब। देखो ध्यान से भाई, अभी तो आपको समझना है ना, तो समझोगे ही, क्यों नहीं समझोगे, पूरा समझो, पूरा लिखेंगे। लेकिन वहां पहुंचना कैसे, वो भी तो सीखना है ना, ऑब्जेक्टिव भी तो करना है ना। स्कूल में ये मत करके आ जाना कि साहब लॉग का टर्म एपी में तो ये जीपी में, चलो ठीक है हो गया, हाँ वाले हाँ लिखना है ये सब। अब यहां पहुंच गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो, इसके बाद सॉल्विंग आप अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑप्शन वेरिफिकेशन पे चालू हो जाओ। एक्स की ये 2 पुट करके देख लो, वेरीफाई करके देखो भाई। दूसरी बात, ये तो ऑप्शन लेना ही नहीं है क्योंकि बेस 5 है। तो अगर ये x है, अगर ये x है, मान लो ये अगर x की वैल्यू है, मान लो ये x की वैल्यू है, तो क्लियर है कि 5 की पावर x इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ 2 की पावर x है, तो ये तो ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं उठता। ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये x है तो 2 की पावर x, ध्यान दो, अगर x आपका log 5 टू द बेस 2 है तो 2 की पावर x 5 होगा। तो 2 की पावर x की 5 पुट कर दो पूरे पे, तो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 5 5 प्लस 3 8 8 इंटू 2 16, वेरीफाई कर गया, ऑप्शन सी आंसर। तो कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का यूज हो गया, कुछ पार्ट वेरिफिकेशन का यूज हो गया, तो इतना सारा सॉल्व नहीं करना पड़ा। कुछ पॉइंट समझ में आया आप लोगों के?